Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे ओवरव्यू ऑन मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इससे पहले वाली जो 2 वीडियोस है ना बच्चों, उसमें मैंने आपको सिखा दिया कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या होते हैं कि कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना लॉन्ग टर्म एसेट पे जब हमारे हाथ में पैसा पड़ा हो। बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना, उसमें से एक प्लांट या फिर एक मशीनरी ऐसे चुनना जिस पे जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न किससे मिल रहा है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमने कैपिटल बजटिंग हम लगा के चलेंगे। ये वीडियो देखने से पहले ना आप वो 2 वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको पीछे का बेसिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, एक आपको आई बटन पे अपनी राइट हैंड साइड पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज मैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग तो पढ़ा के चलूँगा, बट उससे पहले मैंने एक वीडियो ये इसलिए बनाई है ताकि ना आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ। आपने बहुत से चैनल्स, आपने बहुत से टीचर्स को देखा होगा सीधा मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ा देते हैं, बट उससे पहले ना उसका ओवरव्यू नहीं देते हैं कि हाँ भाई इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है पहले वो तो समझना चाहिए ना बच्चों। मेथड का क्या है, मेथड का तो सीधा आपको मैं फॉर्मूला बता दूं और क्वेश्चन करा दूं वो तो आप पास हो ही जाओगे, बट जब तक आपको उसका ओवरव्यू, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि ये क्यों बना है, क्यों जरूरत है हमें मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की, आपको आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे ये एक ओवरव्यू कि कौन कौन से मेथड्स होके चलते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट उस पर लगा, आज हम ये पढ़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों मुझे एक जवाब देना, मान लो एक शॉप है, एक मिस्टर राम की शॉप है। बच्चों इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करना, ये ना स्मॉल बिजनेसमैन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी ऑनर, ये स्मॉल बिजनेसमैन है। लेट से इसकी एक जूस की शॉप है। ठीक है, मान लीजिए छोटी सी जूस की शॉप है और इसने मशीनरी ला के रख दी है जूस की, ये इसकी मशीनरी पड़ी है। ठीक है बच्चों, आप एक बात बताओ, इसके मन में सवाल तो ज़रूर आता होगा कि यार मेरा काम कैसा चल रहा है, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर कोई इससे पूछेगा कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है तो बच्चों बिल्कुल सीधा सीधा प्रूडेंट होकर जवाब देना कि ये क्या देखेगा, ये कैसे बताएगा कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा अपनी बुक्स में? नहीं सर, छोटा बिजनेसमैन है सर, ये कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के यहाँ प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन निकालेगा जूस की मशीनरी पे? नहीं सर, ऐसे थोड़ा ना होगा। नहीं नहीं रुको, क्या ये अपने जो सैलरी, जो इसने लड़के रखे हुए हैं उनको सैलरी अकाउंट करेगा उनका वहाँ से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। तो बच्चों ये करेगा कैसे? आइए हम सीखते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जब मैं इसके पास गया और इससे मैंने पूछा मिस्टर राम आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना काम आ रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं, तो ये कैसे करेगा, ये सिचुएशन समझते हैं। मान लो बच्चों ये जूस बेच रहा है, ये तो हमें पता लग गया है। हर दिन ये शुरुआत करता है अच्छी सी भगवान की पूजा करके जूस बेचना शुरू करता है। अब जब जूस बेचता है तो इसको ही मैंने आपके लिए देखो कटिंग्स कर रखी है। मान लो ये 200 के नोट्स हैं, ठीक है, ये 500 नोट्स हैं। आपने देखा होगा हर शॉप के वहाँ एक कैश काउंटर होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गल्ला, जहाँ पे वो अपना कैश रखता है। तो मान लो वो जूस बेच रहा है और उसको कैश आ रहा है, लो उसने गल्ले में रख दिया। जूस बेचा, कैश आया, लो उसने गल्ले में रख दिए। ठीक है, अब जैसे ही रात होगी, दुकान बंद करने का टाइम हो गया और मैं उसके पास पहुंच गया कि भैया आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बच्चों प्रूडेंट होकर जवाब दो कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कुछ नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, अपने कैश काउंटर को ऐसे खोलेगा और गिनना स्टार्ट करेगा। कहेगा 200, 400, 600, 800, 1000 रुपीज़। सर मैंने आज 1000 रुपये का बिजनेस किया। वो ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस सर, ऐसे ही होता है सर। जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ये थोड़ी ना होता है, माना सर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, बट जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो ये देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी जेब में कितना पैसा गया। और सर मैंने हमेशा देखा है स्मॉल बिजनेसमैन को, वो ना ऐसे करके पैसे गिनते हैं कि आज के कमाई कितनी होगी, आज के मैंने पैसे कितने गिने। बिल्कुल बच्चों, वो ये चीज़ देखेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोल के चलते हैं कि आज कैश फ्लो
कितना आया। बच्चों मैंने कैश इनफ्लो आउटफ्लो आपको पिछली वाली वीडियोस में समझा चुका हूँ। कैश इनफ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं, पैसा, कैश, कैश कितना मेरे पास आया, आज मेरे पास कितना कैश आया, उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो को बोलते हैं कितना कैश आज मेरे पास से चला गया, उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट मेथड की अगर कैपिटल बजटिंग, दैट मीन्स अगर जूस वाले भैया ने एक मशीनरी लेनी है जूस की, ठीक है, और वो जूस की मशीनरी उनको कितना कमा के देगी, वो जूस की जो इतनी सारी वैरायटीज़ है मशीनरी की, कौन सी मशीनरी कितना कमा के देगी, वो इस बेसिस पे डिसाइड करके चलेंगे कि अगर मेरे पास 1000 रुपये की मशीनरी है, ठीक है, मान लो बच्चों इसका एग्जाम्पल ले लो, एक मशीन ए है, एक मशीन बी है 1000 रुपये की, ठीक है। ये वैसे तो बच्चों पर ईयर के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस मशीनरी की ना 5 ईयर्स की लाइफ है, इसकी भी 5 ईयर्स की लाइफ है। तो जूस वाले भैया बोलते हैं एक मशीन ए है जूस एक्सट्रैक्ट करने की और एक मशीनरी बी है। ये वाली जो मशीन ए है ये फर्स्ट ईयर में मुझे 200, सेकेंड ईयर में 200, थर्ड ईयर में 200, फोर्थ ईयर में 200 और फिफ्थ ईयर में मुझे 300। दैट मीन्स 4, 6, 8, 1100 मीन्स ये मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट। दैट मीन्स ये मुझे 100 रुपये ऊपर कमा के दे रही है। ये इन्होंने कैसे चेक किया? ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये आपका कैश फ्लो है, ठीक है, कि यार पहले साल में मेरे को 200 रुपये का कैश फ्लो है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, दूसरे साल में मेरे को 200 रुपये का कैश फ्लो हुआ, मतलब मेरे पास कैश आया, प्रॉफिट नहीं, मेरे पास कैश आया। तो टोटल कुल मिला के मैंने देखा तो यार मेरे को जो कैश आया ना वो मशीनरी की कॉस्ट से 100 ऊपर ही आया है, वो ये बोल के चलता है। और जो दूसरी मशीनरी है वो ये है कि ये 200 पहले कमा के दे रही है, फिर 200, फिर 200, फिर 200 और ये मुझे कमा के दे रही है 150। दैट मीन्स 400, 600, 800, ठीक है, और 950। दैट मीन्स ये तो टोटली लॉस कर रही है मेरा। क्यों सर? 1000 रुपये की तो मशीनरी है, 50 रुपये कम ही कमा के दे रही है मुझे। दैट मीन्स इन दोनों में से बच्चों सीधा सीधा बताओ कौन सी मशीनरी लेंगे? मिस्टर ए ये वाली मशीनरी के लिए जाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट मेथड तो हमारा हो गया कि कैश फ्लो प्रायोरिटी, जिसमें हमने प्रॉफिट नहीं देखने हैं, उसमें हमने ये देखना है कितना कैश हमारे पास उस मशीनरी को परचेज करने के बाद, कितना रिटर्न, कितना कैश हमारे पास आया जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। और बच्चों दूसरा मेथड होके चलता है प्रॉफिट प्रायोरिटी। ये बच्चों एक्सेप्शन होती है, पता है, कैपिटल बजटिंग जो मेथड है ना वो हमेशा कैश फ्लो प्रायोरिटी को लेके चलता है। बट एक मेथड ज़रूर है जिसको हम बोलते हैं ARR मेथड, ये आपको मैं आगे अच्छे से समझा के चलूँगा। इस मेथड में ना बच्चों प्रॉफिट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें वो जूस की मशीनरी A लेनी है कि जूस की मशीनरी B लेनी है, ठीक है। वो सिर्फ एक ही मेथड होता है ARR, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों अभी घबराना नहीं है, अभी मैं कोई मेथड नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ अगली वीडियो के लिए। इसको बच्चों हम एवरेज को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीधा सीधा अगर मैं बोल के चलूँ, इसके अंदर आप आगे आप खुद ही पढ़ोगे, इसके अंदर क्या होकर चलता है कि कितना मैंने हर साल प्रॉफिट कमाया। मान लो 5 साल उसकी लाइफ थी, तो 5 साल में कितना मैंने एवरेज प्रॉफिट कमाया और कितनी मैंने उस पर एवरेज इन्वेस्टमेंट करी, मतलब जूस की मशीनरी पे मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, इनटू में 100 जो आएगा बच्चों उसका हो जाएगा रिटर्न, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे कि इतना रिटर्न परसेंटेज में मुझे मिला है, इसको हम बोलेंगे बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और बाकी आप कैश फ्लो प्रायोरिटी में आप 2-3 मेथड्स पढ़ के चलेंगे, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि हम क्या पढ़ के चलेंगे? बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट और आएगा आपको मेथड्स पढ़ाते हुए, ठीक है, उसका जस्ट एन ओवरव्यू, अभी कोई मेथड नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से हमेशा सुना होगा कि जो पैसे की पहले वैल्यू थी, क्या आज वो वैल्यू पैसे की उतनी ही है?
सर हाँ, ये बात तो काफ़ी बार सुनी है हमने। हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि पहले 1 रुपये में, 1 रुपीज़ में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती थी, बट आजकल कुछ भी नहीं आता यार 1 रुपया में। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? बच्चों आप अपने उसमें एग्जाम्पल देके देख लो ना, आजकल के बच्चों को कितना फास्ट फूड पसंद है। बच्चों मेरे को एक सच्ची अच्छी बात बताओ कि आप व्हाइट सॉस पास्ता तो पसंद करते होंगे? यस सर, हम करते हैं। बच्चों 5-6 ईयर्स की पहले वाली बात बताना कि वो व्हाइट सॉस पास्ता अच्छे ठीक रेस्टोरेंट में कितने का आता था? सर जस्ट एन एग्जाम्पल, सर 50 रुपीज़ का तो आ ही जाता था। बच्चों आज वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ कितना आता है? सर 100 से लेकर 120 के बीच में वेरी करता है। बच्चों कुछ तो रीज़न हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है हमारे साथ कि 50 रुपये की वैल्यू का जो पास्ता था वो 100 और 120 का कैसा हो गया। ये इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि आज जो 1 रुपये की वैल्यू है, क्या ये 1 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद भी ₹1 की वैल्यू रहेगी? नहीं सर, नहीं रहेगी। क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं कि आज जो 100 रुपीज़ की वैल्यू है, क्या वो 5 साल के बाद 100 रुपीज़ की वैल्यू रहेगी? नहीं सर, नहीं रहेगी। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर 100 रुपये का नोट तो आज भी वैसा ही था, एंड सर 5 साल बाद भी 100 रुपये का नोट तो वैसे रहेगा। बच्चों आपकी बात भी बिल्कुल सही है, 100 रुपये का नोट तो वही रहेगा। क्या आप मुझे बात बताओ, एक चीज़ आज 100 रुपये की है, 5 साल के बाद उसे 100 रुपये की आप खरीद पाओगे? नहीं सर, उसकी वैल्यू तो अप होएगी। बच्चों इन सारी चीज़ों को पता है क्या बोलते हैं? इन सारी चीज़ों को बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओ माय गॉड सर, क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, ज़रा हमें लिखवाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, चलो सारे बच्चे मेरे साथ लिखो। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें कुछ लर्न नहीं करना, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो बस, फ्री होके बिल्कुल। ठीक है, लिखो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। आज जो ₹1 की वैल्यू है, क्या कुछ समय बच्चों 1 साल भी ले सकते हो, 2 साल भी ले सकते हो, जितने मर्जी ले लो, वो तो जितने साल बढ़ाओगे उतनी वैल्यू कम होती रहेगी। आज जो ₹1 की वैल्यू है, क्या 1 साल, 2 साल या फिर जितने मर्जी आगे बढ़ाने वाले साल, क्या ₹1 की वैल्यू 1 साल बाद उतनी ही रहेगी? नहीं सर, उतनी नहीं रहेगी। हमारे पेरेंट्स बोला करते थे कि आज वो चीज़ नहीं रही जो पहले जितने रुपए में आ जाती थी, आज वो उतने रुपए में नहीं आती। दैट मीन्स रुपए की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट करेगी, वो धीरे धीरे गिरती रहेगी। दैट मीन्स अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ, आज 1 रुपये की वैल्यू है 2020 में, 2021 जब आएगा इस 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये नहीं रहेगी बच्चों। ये 0.999, अभी मैं रेट नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 0.98, 0.97 ऐसे होएगी। क्या सब मेरे से एग्री करते हैं ये बात को? हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। बच्चों आपको समझ में आया डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ सर, अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। सर ऐसा करो ना, एक बार हमें मेथड्स का सर बता दो, एक तरह से टेबल बनवा दो कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन से मेथड में लगेगा, कैसे नहीं। बच्चों वो भी बनवाऊंगा। तो बच्चों पीछे वाला एग्जाम्पल एक बार प्लीज़ देखे कोई आप? हाँ सर दिखाइए। बच्चों इसमें हम क्या कर रहे थे कि मशीनरी ए 1000 रुपये हमने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो गया था? 200 कमाया हमने। सेकंड ईयर के एंड में कितना कैश इनफ्लो हुआ? 200। थर्ड ईयर में इतना इतना इतना। बच्चों जब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना आपके आगे मेथड्स में, बच्चों इसमें हम 200 रुपये नहीं लिखेंगे। क्या आज यहाँ मैं खड़ा होके, ये देखो मैं फिर से एक और बार आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 1000 रुपये की मशीनरी बच्चों हमने स्टार्टिंग ऑफ ईयर में ली थी। यस सर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बच्चों 200 कमाया था, सेकेंड ईयर के एंड में भी 200, थर्ड ईयर के एंड में भी 200, फोर्थ ईयर के एंड में भी 200 और फिफ्थ ईयर के एंड में भी 200 कमाया था। कैश इनफ्लो, नॉट प्रॉफिट्स। तो बच्चों आज मैं इधर खड़ा हूँ। कैपिटल बस्टिंग बच्चों मैंने आपको बताया था हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग के लिए होती हैं। मेरे हाथ में पैसा है और मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है फ्यूचर को दिमाग में रख के। तो बच्चों आज मैं बोल रहा हूँ, हाँ आज मैं स्माइली सा फेस बना कर रहा हूँ, हाँ मैंने 1000 रुपये की मशीनरी ली, 1 साल बाद मुझे 200 रुपये मिलेंगे। बच्चों अभी अभी हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर समझा है। मुझे अभी बात बताओ बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह कि आज खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ कि 200 रुपये मुझे 1 साल के बाद मिलेंगे, क्या उसकी वैल्यू बच्चों 200 रुपये रहेगी? नहीं सर, उसकी वैल्यू 200 रुपये नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू सर 199 या फिर 198 हो जाएगी। दूसरे साल में मैं 200 रुपये फिर कमा रहा हूँ,
आज इधर खड़ा होके मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में कि 2 साल बाद मुझे 200 रुपये फिर से मिलेंगे, क्या बच्चों उसकी 200 रुपये की वैल्यू रहेगी पैसे की? वो नहीं सर, उसकी वैल्यू 198, 197 सर कुछ ना कुछ कम होगी। वो आपने हमें नहीं पढ़ाया कितने रेट से कम होगी, बट कुछ ना कुछ कम होगी। क्या इसकी वैल्यू 200 रुपये रहेगी? नहीं सर। क्या इसकी वैल्यू 200 रुपये रहेगी? नहीं सर। क्या इसकी वैल्यू 200 रुपये रहेगी? नहीं सर। इन सब की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती रहेगी। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, आप इस पे कैलकुलेट करके चलोगे कैश इनफ्लोज जितने हो रहे हैं। आप इस पे कैलकुलेट 200 पे कैलकुलेट नहीं करके चलोगे। आप यहाँ लिखोगे 198, 197, 196, 195, फिर सम निकालोगे, फिर देखोगे कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा कमा के दे रहा है। अब समझ में आया ओवरव्यू सारा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों। कैपिटल बस्टिंग के कई मेथड्स में, कई क्या मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द मेथड्स में आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। चलो अब मैं आपको मेथड स्टार्ट करने से पहले एक आपको ना ओवरव्यू बनाता हूँ। इस ओवरव्यू को अपने पास आपने ज़रूर रखना है, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। फर्स्ट टेक्निक बोलते हैं हम इसको ट्रेडिशनल टेक्निक। इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसमें ना हम टाइम फैक्टर नहीं लेते। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो मैंने आपको सिखाया ना, 1 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद कम हो जाएगी, इसको हम टाइम फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इस ट्रेडिशनल टेक्निक, पुराने ज़माने वाली टेक्निक, इसमें हम टेक्निक टाइम नहीं लेते, तो इसको हम ट्रेडिशनल टेक्निक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। बच्चों इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं ARR लिख रहा हूं जो मैंने अभी आपको हल्का सा दिया है ओवरव्यू उसका, और पे बैक पीरियड, ठीक है। और दूसरी आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दूसरी टेक्निक आती है डिस्काउंटेड। पढ़ा है ना अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको बच्चों हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बोलते हैं कि जो कैश फ्लो आ रहे हैं उसको हमने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि 1 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही। और एडजस्टेड टेक्निक जिसमें हम एडजस्ट करते हैं पैसे की वैल्यू 1 साल के बाद, इसमें बच्चों हम पढ़ के चलेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड हम पढ़ के चलेंगे NPV। अभी इसमें बस ये मत पढ़ो सर NPV का मतलब वगैरह कुछ नहीं, बस अब सिंपल लिख लो, ये सारा आपको अगली वीडियो में क्लियर होगा। IRR और एक पढ़ेंगे हम PI। NPV का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और PI का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बच्चों इसको दिमाग में बिठाना है, ये अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मुझे पूरा यकीन है बच्चों आपको थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, है ना। हमने प्रॉफिट के बेसिस पे, बच्चों ये एक्सेप्शन होगी, कैपिटल बस्टिंग हमेशा कैश फ्लो के बेसिस पे चलेगा। कितना पैसा आया है उसमें से कॉस्ट कट करना, डेप्रिसिएशन कट करना, इसके बेसिस पे नहीं चलेगा। वो सिर्फ एक मेथड है ARR जो प्रॉफिट को प्रायोरिटी मान के चलेगा, ये एक्सेप्शन होती है, बाकी सारा कैश फ्लो की प्रायोरिटी पे चलेगा, ठीक है। ये जो मेथड्स हैं ना, ये सारे जो मेथड्स हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, ये सारे कैश फ्लो हैं। और जो ARR वाला मेथड है सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ये प्रॉफिट के बेसिस पे हमें वो मशीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट है कि मेथड्स हम कैसे कैलकुलेट करके चलें, कैसे डिसीजन लेके चलें, कौन सी मशीनरी लेके चलें। सर हमें जल्द से जल्द पढ़ाइए, अब हमें अच्छी तरह थ्योरेटिकल पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में बच्चों कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे ना आपका सारा ईच एंड एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड। तो बच्चों कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय पेज नेम इज़ शुद्ध देसी कॉमर्स। वहाँ बच्चों मैं रोज़ के रोज़ अपडेट्स डालता रहता हूँ रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोज़। एंड गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।